हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अचानक से जो है नाक से खून निकलने लगता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है एंड क्या क्या जो है डिसीज हो सकते हैं इससे एसोसिएटेड, किस किस एज ग्रुप के अंदर ये देखा जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, आप इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर आपने इसको स्टॉप नहीं किया तो एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से जो है शॉक में जा सकता है बंदा, डेथ हो सकती है इन सीवियर केसेस। ठीक है, तो आज जिस कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको बोला जाता है एपिस्टेक्सिस, जिसको मैंने पीछे लिखा है एपिस्टेक्सिस। तो सबसे पहला सवाल, इसको एपिस्टेक्सिस क्यों बोला जाता है? एपी मतलब ऊपर, ऊपर से क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है। तो नीचे से कभी ब्लड निकलता है? फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नीचे से ब्लड निकलता है, तो उसको हाइपोटैक्सिस बोला जाता है एंड इस कंडीशन को एपिस्टेक्सिस बोला जाता है। इसका इसलिए नाम है एपिस्टेक्सिस। सो एपिस्टेक्सिस क्यों हो रहा है नाक से? क्योंकि नोज को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है। बहुत सारे जो है ब्लड वेसल आकर एक जगह मिलती हैं। जो आपकी नाक होती है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है मीडियल सेप्टम। अगर मैं नाक की बात करूं, ये लेटरल वॉल होती है साइड वाली, जिनको आप देख सकते हैं, एंड इनके अंदर एक वॉल होती है मीडियल वॉल या फिर सेप्टम बोला जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उसको क्या करती हैं? सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। तो अगर ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, यहां पर कोई पैथोलॉजी क्रिएट हो जाए, हो सकता है आपका जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग जो है हुई थी फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा इंटरमिटेंट, आई फिर रुक गई, आई फिर रुक गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों के अंदर जो कॉमनली देखा जाता है एपिस्टेक्सिस, बहुत कॉमनली होता है बच्चों के अंदर। तो क्या होता है कि बच्चे जो है अपनी नाक के अंदर जो उंगली डालकर कई बार जो है उनको इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, उसको वो लोग अपनी नाक से जो है सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, वो इन ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देते हैं, जिस वजह से ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो एरिया होता है जो काफी ज्यादा प्रोन होता है रप्चर के लिए, उसको बोला जाता है लिटिल्स एरिया। लिटिल्स एरिया, लिटिल्स एरिया एंड एक प्लेक्सस, एक जगह होती है जहां पर बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स जो नोज को सप्लाई करती हैं, वो एक साथ इकट्ठा होती हैं एक जगह, एनास्टोमोस करती हैं, आपस में आकर जुड़ती हैं। उस जगह को बोला जाता है किसलस्बैक्स प्लेक्सस। किसलबैक्स प्लेक्सस, ठीक है। तो लिटिल्स एरिया के अंदर ही आपका किसलबैक्स प्लेक्सस होता है, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं। तो ये जो एरिया होता है बहुत ज्यादा नीचे की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। मतलब अगर आप उंगली डालेंगे नाक के अंदर तो आपको जो आराम से जो है वो एरिया मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चा उसको जो है बार बार उसको छेड़ता है तो क्या होगा? ब्लड वेसल रप्चर हो जाएंगी एंड इस एरिया में क्या हो जाएगा? इंजरी हो जाएगी, जिस वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये बच्चों के अंदर जो है काफी कॉमनली देखा जाता है, ब्लीडिंग ड्यू टू एनी माइक्रो ट्रॉमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एल्डर पेशेंट हैं, बड़े लोग हैं, जिनके अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता। हो सकता है कि हाइपरटेंशन, काफी लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनको डायबिटीज होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, उसके अंदर हो सकता है अचानक से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा एंड क्या हुआ? एपिस्टेक्सिस हुआ, ब्लीडिंग हो गई नाक से। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गए तो ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन क्या हुआ? उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से ब्लड प्रेशर जो है स्टेबल हो गया। तो ये कंडीशन हाइपरटेंसिव के अंदर भी देखी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा है 20-22 साल का, उसको बार बार ये एपिसोड्स आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर एक होती है एंजियोफाइब्रोमा। एंजियोफाइब्रोमा बेसिकली एक बिनाइन ट्यूमर होता है, जो कि आपका फेरिंग्स का ट्यूमर होता है, नेजोफेरिंग्स का ट्यूमर होता है। एंड अगर आपने इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कराया, अगर आपके क्लिनिशियन ने, डॉक्टर ने इसको डायग्नोस नहीं करा, स्पॉट नहीं करा, तो आगे स्टेजेस के अंदर ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर 20-22 साल की एज है, बार बार आपको एपिस्टेक्सिस के एपिसोड्स आ रहे हैं, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा एल्डर होते हैं, लाइक 60s 70s, उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अंदर आपका जो है मोस्ट कॉमनली जो होते हैं कैंसर्स होते हैं, क्योंकि विद द एज कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड हो सकता है कि नेजोफेरिंग्स, जो आपका नाक के पीछे का एरिया होता है, उसके अंदर कोई कैंसर ग्रो कर रहा होगा, जिस वजह से धीरे धीरे जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एक एज ग्रुप आता है जो बिल्कुल ही, मतलब आप बोल नहीं सकते कि बच्चे भी हो सकते हैं या फिर 20-25 भी हो सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि जो है आपको मतलब अचानक से ब्लीडिंग होगी, एंड ये ब्लीडिंग जो होती है ये भी जो है आपका रुक रुक कर होती है, एंड बहुत ज्यादा सडन ब्लीडिंग होती है। इस कंडीशन के अंदर जो है जब आप एंडोस्कोपी करते हैं, राइनोस्कोपी करते हैं नाक की, तो आपको जो है ब्लड वेसल्स दिखती हैं बहुत ज्यादा डायलेटेड। तो डायलेटेड ब्लड वेसल दिखती हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है टीलेंजेक्टेसिया। एंड इस कंडीशन को बोला जाता है ओवरऑल हेरिडेटरी टीलेंजेक्टेसिया, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो है बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, आपकी टंग की ब्लड वेसल्स, आपके नोज के अंदर की ब्लड वेसल, आपके हाथ फिंगर टिप्स की ब्लड वेसल डायलेट कर जाती हैं, जिस वजह से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है, तब वो ब्लड वेसल्स रप्चर करती हैं।
हो सकता है कि लोकल कोई प्रॉब्लम ना हो, नाक के आसपास कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्लड वेसल्स बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है कि ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। ब्लड के अंदर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है अगर ब्लड प्रॉपरली जो है कोएगुलेट नहीं हो पाता, ब्लड अगर जम नहीं पाता। हो सकता है कि कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई एंड ब्लड जो है उसको जो है कोएगुलेट नहीं कर पाया, उसको स्टॉप नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, आपका लिवर सिरोसिस है, अल्कोहलिक हैं आप। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो है अचानक जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जो है क्लॉटिंग प्रोटीन्स वगैरह जो है एब्सेंट होते हैं। प्लेटलेट्स अगर कम होंगी बॉडी के अंदर, जैसे कि डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका एपिस्टेक्सिस हो सकता है। तो बेसिकली एपिस्टेक्सिस आपका एक सिम्टम होता है, एक बीमारी नहीं होती, सिम्टम होता है किसी और बीमारी का। सो आपको सबसे पहले किसी और बीमारी को रूल आउट करना है कि क्या हो सकता है दूसरी बीमारी जिस वजह से एपिस्टेक्सिस क्रिएट हो रहा है। तो ये आपका जो है बेसिक सा जो है आपका सिम्टम्स एंड पैथोलॉजी जो हमने अभी डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। अचानक से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड आप उस पेशेंट का क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको उसकी नोज को कंप्रेस करना है, उसकी नोज को कंप्रेस करके रखना है एंड उसका जो हेड है वो आगे की तरफ टिल्ट कर देना है। आगे की तरफ टिल्ट इसलिए कर देना है, अगर आप उसको पीछे की तरफ सर कर देंगे तो हो सकता है कि वो जो भी ब्लड है वो सारा का सारा जो है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर चला जाए एंड आपको पता नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग कब रुकी या नहीं रुकी। एंड कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग जो है होती रहती है, नाक के अंदर से जो है स्टमक के अंदर जाती रहती है एंड फिर अचानक से जो उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, सारे का सारा ब्लड एक साथ बाहर आता है मुंह से। सो आपको कभी भी इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है। काफी लोग इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है? तो नाक बंद करनी है और इसको आगे की तरफ जो है बिठा देना है ऐसे करके एंड अगर खून आता है मुंह से तो उसको वो स्पिट आउट करता रहेगा। अगर अब भी ब्लड नहीं रुकता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, उसको कॉटराइज कर देगा। ब्लड वेसल अगर इस एरिया के अंदर होंगी, लिटिल एरिया के अंदर होंगी, तो उसको जो है इलेक्ट्रिकली क्या कर दिया जाता है, इन ब्लड वेसल्स को बंद कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन इसको बोला जाता है। अब भी अगर ब्लड बंद नहीं होता और डॉक्टर को पता नहीं है कि ब्लड आ कहां से रहा है नाक के अंदर, तो नाक के अंदर क्या किया जाता है, नेजल पैकिंग की जाती है। नेजल पैकिंग की जाती है, पैकिंग या फिर पैकेजिंग जो भी है। सो नेजल पैकिंग की जाती है जिसके अंदर जो है गॉज ली जाती है एंड गॉज को जो है रिबन्स की फॉर्म में, लंबे लंबे रिबन्स बनाए जाते हैं, गॉज के 1 मीटर लंबे रिबन्स होते हैं, उनको फोल्ड कर करके नाक के अंदर जो है डाल दिया जाता है। एंड ये कंडीशन जो है आपको दोनों नाक के साथ करनी पड़ेगी, मतलब राइट एंड लेफ्ट। अगर ब्लीडिंग राइट से हो रही है तो दोनों को जो है आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, जिस वजह से जो है प्रेशर की वजह से, गॉज की वजह से वो ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो सके एंड ब्लीडिंग रुक जाए। तो इसको बोला जाता है नेजल पैकिंग। नेजल पैकिंग भी दो टाइप की होती है, एंटीरियर नेजल पैकिंग, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। उसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब पैकिंग से भी अगर नहीं रुकता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, उन ब्लड वेसल्स को लाइगेट करने की कोशिश करते हैं। लाइगेट मतलब अगर आपने किसी पाइप को दबा दिया हाथों से तो पानी आना बंद हो जाएगा आगे वाले पोर्शन में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है लाइगेशन मेडिकल टर्म के अंदर, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स को दबा दिया जाता है जिस वजह से जो है ब्लड आगे ना जाए। सो मेन आर्टरी जो होती है, जैसे कि मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट किया जाता है, स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी को लाइगेट किया जाता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी को लाइगेट किया जा सकता है। आपका सीधा कई बार ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को भी लाइगेट कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है इसका मतलब मेथड होता है लाइगेशन का, कि आपको कौन सी आर्टरी लाइगेट करनी है एंड इसका भी पूरा सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है, फिर कौन सी करनी है। तो ये बेसिकली सब डॉक्टर्स करते हैं। इसके बाद अगर आप कंडीशन कर सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन बोला जाता है जिसको, जिसके अंदर कैथेटर डाला जाता है फेमोरल आर्टरी से एंड वो जो है आपका जो है पास होते होते हार्ट में आता है, हार्ट से आपका ब्रेन में जाता है एंड ब्रेन में नहीं सॉरी नेक में आता है, नेक से जो है इसको लाया जाता है नाक की ब्लड वेसल्स के आसपास। क्या किया जाता है, उन ब्लड वेसल्स को जो है एम्बुलाइज कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है अंदर से, जिस वजह से ब्लड आगे नहीं जा पाता एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है प्रोसेस होते हैं जिससे आप जो है ब्लीडिंग को रोक सकते हैं एंड एपिस्टेक्सिस को जो है आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। हाँ, एक बात रह गई, अगर आप जो है नेजल पैकेजिंग करते हैं तो आप पेशेंट को घर नहीं भेजेंगे, आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है एंड उसको जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है नेजल पैकिंग की वजह से कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है उन गॉजेस के ऊपर। इसलिए आप गॉज के ऊपर जो है एंटीसेप्टिक भी लगाते हैं, कई बार पैराफिन वैक्स भी लगाकर नेजल पैकिंग करते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा एपिस्टेक्सिस एंड ब्लड वेसल्स के ऊपर मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, ब्लड सप्लाई के ऊपर मैं कभी फिर क्लास बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो। थैंक यू।